गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हमने पिछली वीडियो में इलास्टिक कोलिजन के लिए करा था वन डायमेंशन। आज इस वीडियो में इन इलास्टिक कोलिजन के लिए करेंगे वन डायमेंशन, अर्थात अप्रत्यास्थ संघट्य के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। जैसे सपोज आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सपोज एक का m1 है, दूसरे का m2 है। ये जो कंडीशन है हमारी क्या है, बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन है, राइट, मतलब टकराने के पहले की स्थिति है। लेकिन इलास्टिक कॉलिजन में जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते, आफ्टर मतलब ये जब ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से टकराएगा तो टकराने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये एक साथ क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। अर्थात इसकी पहले वेलोसिटी होती है u1 और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है u2, राइट। जब ये आफ्टर कॉलिजन मतलब टकराने के बाद आपस में दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाते हैं तो दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो दोनों की वेलोसिटी एक साथ कितनी हो जाती है, v। मतलब बाद में ये अलग अलग ना होते, अलग अलग होते तो इनकी वेलोसिटी होती है v1 और v2। लेकिन ये आफ्टर कॉलिजन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक साथ मूव करते हैं, इसलिए इनकी वेलोसिटी एक ही है। इसलिए हम किससे डिनोट करते हैं, v से। सबसे पहले इन इलास्टिक कॉलिजन्स क्या होता है। इन इलास्टिक कॉलिजन इज अ कॉलिजन, मतलब एक प्रकार का कॉलिजन ही है, वेयर द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि इन इलास्टिक कॉलिजन में जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती है, वो डेफिनेटली क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं उस एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। अब लॉस होता है इट मीन्स कि ये नहीं है कि वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती, इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, राइट। थ्रू द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस कॉलिजन बट दे ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे भले से ही हमारी काइनेटिक एनर्जी लॉस में जाए, लेकिन वो डेफिनेटली लीनियर मोमेंटम लॉ का एग्री करती है, मतलब वो डेफिनेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। हिंदी में होगा, अप्रत्यास्थ संघट्य वह टक्कर है जिसमें आंतरिक घर्षण के कारण गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो गतिज ऊर्जा है अर्थात काइनेटिक एनर्जी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम हो जाती है, मतलब कुछ पार्ट उसका काय में चले जाता है, लॉस में चले जाता है, लेकिन मोमेंटम उसका एज इट इज ही रहता है, वो उसका डेफिनेटली क्या करती है, पालन करती है। इफ द बॉडीज आर पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर एंड मूव्स टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन द इट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। जब पिंड और कण आपस में चिपक जाते हैं तो संघट्य के बाद एक साथ गति करते, इसे पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य कहा जाता है। मैंने पहले ही बोला था कि जब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक दूसरे के साथ जैसे ही टकराएंगे तो टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और एक साथ मूव करने लगते हैं। इसी घटना को, इसी पूरी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन। अब कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर टू पार्टिकल्स हुज मासेस आर m1 एंड m2। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं उन दो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एक का m1 है, एक का m2 है, और देन उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u1 एंड u2। मतलब लेट u1 एंड u2 बी द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। मतलब हम बिफोर मतलब पहले की बात कर रहे हैं, पहले हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है सपोज a एंड b, उनका मास है m1 और m2, उनकी वेलोसिटी है u1 एंड u2। आफ्टर कॉलिजन लेट बोथ द पार्टिकल स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन। स्टिक मतलब दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद की उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, की हो जाती है, और वो वेलोसिटी कितनी होगी, v। देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या रहता है कि जितना भी टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, एज इट इज रहता है। तो बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा,
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो मास है, दो वेलोसिटी है, तो उसका टोटल एडिशन क्या होगा? टोटल मोमेंटम। तो एज इट इज मोमेंटम कितना हो जाएगा बिफोर कॉलिजन? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू, बाद का हमारे पास मास कितना है टोटल? m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है v। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है ब्रैकेट वो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ वी कंसिडर सेकेंड पार्टिकल्स टू बी स्टेशनरी और एट रेस्ट, अगर हम मान ले कि हमारा जो सेकेंड पार्टिकल मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है बी वो रेस्ट में है, अगर बी हमारा रेस्ट में है तो बी की वेलोसिटी कितनी है? u2, वो भी रेस्ट में होगा। इट मीन्स वो वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर वो 0 होगी तो हम यहाँ पे इस वैल्यू की प्लेस पे क्या रख देंगे? 0। तो फाइनल हमारे पास कितना मिलेगा? m1u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2। यहाँ पे आप v लिख लेना, करेक्ट कर लेना, v रह गया लिखने के लिए। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी? m1u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया? m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन हो गई। हेंस इससे ये क्लियर होता है कि u1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? डेफिनेटली छोटी है, क्योंकि u1 को डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो v डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगा। तो v इज़ लेस देन u1। मतलब यहाँ पर अगर हम u सपोज हमने 5 रखा, तो 5 में कुछ ना कुछ नंबर से डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू इससे छोटी आएगी। तो यहाँ पे v कैसा है? छोटा है, राइट। तो v यहाँ पे आपके पास कैसा है? छोटा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हम u कितना भी ले, हमेशा हमारे पास v की वैल्यू u के कंपैरिजन में छोटी ही आएगी। तो v इज़ लेस देन u1। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 mv²। अब बिफोर कॉलिजन बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m1u1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि m2 पार्टिकल तो रेस्ट में है एज इट इज़। आफ्टर कॉलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 m की प्लेस पे कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2 v²। आई होप सो आपको समझ में आ गया बिफोर और आफ्टर, राइट। अब टोटल अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 1/2 m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट हमने एज इट इज़ रखा है। यहाँ पे v2 की वैल्यू कहाँ से आई? इस इक्वेशन नंबर सेकेंड से, मतलब इस v की वैल्यू हमने उठा के यहाँ रख दी। ये वैल्यू कहाँ से आई? फ्रॉम थर्ड से हमने ये वैल्यू पुटअप करी v की प्लेस पे। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास कितनी वैल्यू मिली? 1/2 m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। हेंस अब k2 मिल गया, राइट। ये k2 मिल गया। k1 कितना है? इतना है। तो k2 अपॉन में k1, उसका रेशो देख लेते। तो ये हमने k2 की वैल्यू रखी, ये k1 की। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल, एक m1 से एक m1 कैंसिल। तो फाइनली कितना बचा? m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो डेफिनेटली ये वैल्यू कैसी है? 1 से छोटी है। अगर ये सिर्फ इतना होता, ये m2 नहीं होता, तो इसकी वैल्यू कितनी आती? 1। लेकिन डेफिनेटली ये वैल्यू कैसी आएगी? 1 से छोटी आएगी। मतलब इसके रेशो की वैल्यू कैसी है? लेस देन 1। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कितनी मिली? आप देखे जाए तो k2 अपॉन में k1 इज़ लेस देन 1। k1 इधर गया तो फाइनली कितना मिलेगा? k2 इज़ लेस देन k1। k2 बड़ा है, नहीं k1 बड़ा है, k2 छोटा है, k1 इज़ ग्रेटर देन k2। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन वी कम टू नो दैट k2 इज़ लेस देन k1। हेंस एनर्जी लॉस वुड बी देयर आफ्टर दिस कॉलिजन ऑफ दिस पार्टिकल। तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। तो हैंस आफ्टर कॉलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। मतलब यहाँ पे आफ्टर कॉलिजन जितना भी है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब डेफिनेटली क्या होता है? उसका लॉस होता है। तो आज इस वीडियो में हमने इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए वन डायमेंशनल के लिए डेरिवेशन डिराइव करा है, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। या यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कितना लॉस होता है, उसके लिए डेरिवेशन डिराइव करो,
तो ये पूरा डेरिवेशन आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और प्रॉपर लर्न करना है। थैंक यू।